हेलो उदयपुर। नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम का मेन मकसद है अलग अलग क्षेत्र की जानकारी आपके साथ बांटना, अलग अलग व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना, जिससे हमारे उदयपुर वासियों को कहीं न कहीं फ़ायदा मिले। और आज के मेहमानों की सीरीज़ में हमारे साथ में खास मेहमान हैं आभास नाथ सर। आपकी जन्मस्थली रांची से हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जो 10th तक आपने कंप्लीट किया था वो नवोदय विद्यालय से कंप्लीट किया। +2 आपने संजीवर्स रांची से कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमको सबसे गौरवान्वित करने वाला क्षेत्र, जी, इंडियन नेवी में आपने 15 साल सर्विसेज दी, वो भी एविएशन में। पूरे देश का आपने उस समय भ्रमण किया, विदेशों में भी गुडविल विजिट किया आपने, कई सारे कंट्रीज़ में, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। और सेवा के बाद, इंडियन नेवी की सेवा के बाद, जब आप एक्स सर्विसमैन के तौर पर एनजीओ विकास भारती, झारखंड का एक बहुत प्रमुख एनजीओ हैं जिसके सेक्रेटरी हैं अशोक भगत जी, जिनको अभी भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपने वहाँ पर भी इस महान शख्सियत के साथ सेवाएं दी। इसके साथ में आपने आईडीएस, इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के नाम से भी एक कोचिंग स्थापना की थी। और आपने सैनिक स्कूल में नालंदा के अंदर भी क्लासेस ली हुई, जिसके अंदर टोटल 17 कैडेट्स में से आपने 11 कैडेट्स का चयन करवाया आपके द्वारा। और आपके प्रयास हैं एक्स सर्विसमैन को एकजुट करने के, ये सच में अपने आप में काबिल तारीफ हैं। आभास जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जो इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, आज हम लोगों का कई सारा ऐसा ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ में हम शेयर करेंगे, बांटेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस ज्ञान को निरर्थक नहीं समझेंगे। सर, आपने 15 साल इंडियन नेवी में सेवाएं दी। बिल्कुल। नाम सुनते ही अंदर से एक अलग ही फील आता है इंडियन नेवी का। 15 सालों का अनुभव अगर आप शेयर करें तो हमारे युवा भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रेरणा लेंगे आपके श्रीमुख से। हेलो उदयपुर, मैं आभास नाथ। सबसे पहले तो श्री मुकेश जी जनाबा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआती दौर के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं नवोदय विद्यालय से, मेरी जो यात्रा की शुरुआत हुई वो नवोदय विद्यालय से हुई, और आगे का जो कुछ भी बना, जो भी प्लेटफॉर्म मिला, और वॉट एवर आई हैव डन अहेड इन माई लाइफ, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नवोदय विद्यालय। वो एक हार्डशिप है जहाँ कि हम अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं। हमारे कपड़े धोने से लेकर के, हमारे बर्तन धोने से लेकर के, गुरुओं को आदर करने से लेकर के, हर एक चीज़ हम खुद करते हैं, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस सब कुछ बिल्डअप होता है। तत्पश्चात मैं सेंट जेवियर्स में रहा। उस समय का वो वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज था। दैट वाज अगेन बिकॉज ऑफ नवोदय विद्यालय। देयर आफ्टर आई चोज़ टू ज्वाइन इंडियन नेवी, क्योंकि बचपन से ही एक ही इच्छा थी कि मैं यूनिफॉर्म सर्विस में जाऊं। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं वहाँ पर जैसी सिस्टम है कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 साल आर्म्ड फोर्सेस में देना चाहिए। इससे उनका शारीरिक, मानसिक, हर एक तरह से उनको बल मिल जाता है। हम डिसिप्लिन सीख जाते हैं। एक जो सच्चा सिटीज़न होता है वो आर्म फोर्सेस में जा करके समझ में आता है। अगर मुझे कहीं 10 बजे पहुंचना है तो मैं 9:50 में वहाँ पहुंचूंगा। अगर मुझे कोई काम करना है रात को, चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, वी विल डू दैट। और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हम आर्म फोर्सेस में सीखते हैं। ट्रू। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, लोगों को लगता होगा कि एक बंदा +2 करने के बाद अचानक से आर्म फोर्सेस में क्यों चला जाता है, शायद उसको नौकरी की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि +2 करने के बाद किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं होती जी। जिसके अंदर थोड़ी सी देशभक्ति, थोड़ा सा पैशन और अपने भारत के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, वही जाने की सोचते हैं, और वही लोग वहाँ टिक भी पाते हैं। जी। ऐसे ही स्टार्ट मैंने किया भारतीय नौसेना में। सन 1997 में मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया, और ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। वैसे तो मैं एविएशन से रिलेटेड रहा। मैंने डिफरेंट बेसेस में काम किया, जैसे मैं गोवा में रहा, मैं मुंबई में रहा, मैं चेन्नई में रहा, मैं केरला में रहा। आई वॉज पोस्टेड इन ट्राई सर्विसेज कमांड ऑफ दिल्ली ऑल्सो, सर्व्ड विथ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी एज वेल, एंड सीन द कल्चर ऑफ ईच एंड एवरी आर्म्ड फोर्सेस। और सबसे जो मज़ेदार बात रही, शिप में रहना।
ऑल्दो सर ऐसा है कि शिप में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि यार लग्जरी लाइफ होगी, सी है, बट इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट. वी हैव गॉट आवर ड्यूटीज टू डू. एंड जैसे जैसे सी स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे सी सिकनेस हमारे अंदर आती है. किसी को एयर सिकनेस होता है, किसी को सी सिकनेस होता है. उस सी सिकनेस के बावजूद वहाँ पर यंग लड़के 17-18 साल 19 साल के लड़के अपने माँ बाप को छोड़ करके वहाँ पे रहते हैं जी. और हर कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं. उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती है, 45-45 दिन सेलिंग होती है, लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ देश की सेवा में लगे रहते हैं जी. कई बार तो मैं 2 साल वन ऑफ द रिनाउंड शिप INS राजपूत पे मैं रहा. ओके. ठीक है. और INS राजपूत का जो मेरे पूरे 15 साल का जो करियर है, ये 2 साल जो INS राजपूत के थे जी. सबसे इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी. ओके. ठीक है, वेरी डिफिकल्ट. बट जब मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ तो वही 2 साल याद हैं, बाकी 13 साल इज वैनिश्ड. तो हार्डशिप जो हमें वहाँ पे मिली, दैट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन, दैट हैज़ मेड मी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके. दैट हैज़ मेड मी अ पर्सन हु कैन एडजस्ट एनीवेयर. राइट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे गुडविल विजिट वगैरह में गया तो वहाँ पर बड़े से बड़े लोगों से मिला, उनके साथ उठना बैठना कैसे होता है, ये सब चीज़ें सीखी. और जहाँ भी मौका मिला है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि अपने देश को गौरवान्वित किया जाए. कहीं पर भी देश के नाम पर किसी के मन में हमारे प्रति किसी टाइप की कोई गलत भावना ना है जी. और ये सब चीज़ें मैंने इंडियन नेवी से ही सीखी जी. तत्पश्चात जब मैंने भारतीय नौसेना छोड़ा जी. मैं चाहता तो वहाँ कंटिन्यू कर सकता था और मेरे जैसे कई लोगों ने कंटिन्यू भी किया और कई लोगों ने छोड़ा भी. जी. लोग एक मुझसे सवाल करते हैं सर कि आपको वहाँ से क्या सर्विस ख़त्म हो गया था, आप फर्दर नहीं कर सकते. तो मैं कर सकता था, बट दैट वाज अगेन नॉट जस्ट फॉर मी, दैट वाज फॉर द कंट्री. अगर मैं 32-33 साल की उम्र में फ़ौज को नहीं छोड़ता हूँ, जब मैं नहीं छोड़ूंगा तो नए लोग आएंगे कैसे जी. और फौज शुड बी ऑलवेज यंग. दैट इज़ अगेन अ सैक्रिफाइस. और यही कारण है कि मेरा मानना है कि एक सर्विसमैन हो या करंट में जो फौज में है उनको स्पेशल रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जी. और इसके लिए मैं कार्यरत भी हूँ जी. और कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ें पहुँची भी है. जी. और आप जैसे सज्जन लोग जब मुझे यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी. तो शायद मेरी विचारधारा जब लोगों के पास जाएगी तो शायद इससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा. थैंक यू आभाष सर. हो सकता है कुछ व्यूअर्स अभी भी हमसे जुड़े हैं इस कार्यक्रम से. मैं बता देना चाहता हूँ आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं. हमेशा सलाम ठोकने का मन करता है. इंडियन नेवी से एक्स सर्विसमैन आभाष नाथ सर. आपने हमारे साथ साझा किया, आपने आपकी जीवन कैसा रहा इंडियन नेवी के साथ. मैं दावे से कह सकता हूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके अंदर फील ज़रूर आएगा, क्योंकि अपने परिवार से दूर रहते हैं हम जब 10 दिन कैसा अनकंफर्ट महसूस होता है कि मेरे पापा मम्मी कहाँ हैं. और इतना समय जब एक फौजी जब अपने परिवार से दूर रहता है तो वी कैन रियली फील. और आज भी पूरे हिंदुस्तान में, हमारे देश के जहन में जो हमारे फौजी हैं उनके लिए सम्मान आज भी सबसे ऊपर है. नेता वगैरह ये सब सम्मान बाद में आता है. इसी सीरीज़ में सर आपने अपनी जानकारी साझा की. मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठ रहा है कि आपने झारखंड जैसे एरिया में NGO के अंदर काम किया और इतने रिनाउंड पर्सन जो आपने नाम लिया था अशोक भगत जी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया. तो जो हम मीडिया के अंदर देखते हैं झारखंड की प्रॉब्लम्स, क्या सच में ऐसा है? थोड़ा एक्सपीरियंस अगर उसके बारे में शेयर करेंगे तो ऐसे सवाल मेरे मन में भी है, आई एम श्योर लोगों के मन में भी होंगे कि वाह आप क्या सेवाएं दी आखिरकार वहाँ पे आपने. सबसे पहले तो मैं आपको झारखंड की कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ कि इट्स अ वैली ऑफ अ ग्रीन जी. एंड हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने उसको इतना ग्रीन रखा हुआ है जी. अगर हम भगवान बिरसा की बात करें तो कहानी वहाँ से शुरू होती है, जो कि अगेन ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर. लेकिन जब मैं माननीय श्री अशोक भगत जी से जुड़ा तो अभी भी मेरे शरीर में गूज़बम्स आने लगते हैं जब मैं उसके बारे में बात करता हूँ. तो जब मैं उनसे जुड़ा तो मैं जंगलों की राह पकड़ी जहाँ की शायद सरकार या आम जनता के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है जी. और उस जंगलों के बीच में इन्होंने विकास भारती का जो ऑफिस है वो बना रखा है जी. और सर शायद हमेशा वीकेंड्स में ऑल द वे वहाँ से लगभग 100-120 किलोमीटर से रांची से वो जाते हैं और वो बुजुर्ग हैं फिर भी वो जाते हैं. ठीक है.
और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि ऐसे भी हमारे वहाँ पे आदिवासी मूल के लोग हैं जो महीने में एक बार पहाड़ से उतरते हैं, लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन माननीय श्री अशोक भगत जी ने सरकार के साथ मिल करके वो सुविधाएं पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, करते रहे हैं और शायद वो आजीवन करते रहेंगे जी। और मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज समझता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, उनके पैर दबाए हैं मैंने, ठीक है। आई एम सो मच प्रिविलेज्ड जी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज जस्ट अ लक, मैं ऐसा सोच करके उनके पास नहीं गया था, लेकिन मुझे मौका मिला और भविष्य में भी मौका मिलेगा तो मैं अपने आदिवासी मूल के क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा काम करना चाहूँगा। ऑल्दो दीज थिंग्स हैज़ बीन पॉलिटिसाइज्ड बाय सम ऑफ द पॉलिटिशियंस कि आप आदिवासी हैं तो आप ऐसे करिए, आप आदिवासी नहीं हैं तो आप ये हैं, जो कि गलत है मेरी समझ से जी। जितने भी लोग झारखंड में बसे हुए हैं, चाहे वो आदिवासी हों या ना हो, मुद्दा यह है कि जो थोड़े ऊपर हैं वो नीचे वाले का हाथ पकड़े, और जो नीचे वाले लोग हैं वो एक्चुअली में नीचे नहीं है, उन तक चीज़ें पहुंच नहीं पाई है, इसलिए वो आज वहाँ पर जी। उनको पास जब नॉलेज होगा तो वो भी सही चीज़ को समझेंगे और डेफिनेटली झारखंड आगे बढ़ रहा है जी और बढ़ेगा आगे जी जी। थैंक यू सर। मेरा ऐसा मानना है कि रिस्पेक्ट इज़ कमांडेड, एक्चुअली इट्स नॉट डिमांडेड। डिमांड करने से नहीं मिलता है। और जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं भगत साहब के बारे में, तो वो आपने रिस्पेक्ट दिल से दिया है उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। खैर अब हमारा जो आज की मेन चर्चा का विषय, हम उसके ऊपर आते हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है, आप और हमारा सबके दिमाग में बहुत घूमता है और पिछले एक साल से बहुत चर्चा चल रही है, जो करंट अफेयर्स है, जीएसटी। मेन आज हमारी चर्चा का विषय यही है, जीएसटी। मेरे मन में भी कई सारे सवाल हैं और आप आभासी जीएसटी के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं, इसीलिए आपको हमने इस मंच पे बुलाया है। और ये ज्ञानवर्धक बातें, कई सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो मैंने तैयार किए हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कम जीएसटी की जो मेन टर्म है, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी आज क्लियर होने वाली है। सर, शुरुआत करने से पहले पहली टर्म जीएसटी आप ही थोड़ा डिस्क्राइब करके समझाएं और आसान भाषा में समझाएं, ताकि एक कॉमन मैन तक ये सूचना पहुंच पाए, प्लीज। जी, मैं कोशिश करूंगा कि सभी को ये बातें समझ में आए। सबसे पहले तो आज के जो व्यूअर्स हैं या जो भी भविष्य में भी जो इस चीज़ को देखेंगे, उनको ये मैं बता दूं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अब सवाल ये उठता है कि ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो हमारे देश में दो तरह के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर जिसको कि हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, और एक अप्रत्यक्ष कर जिसको कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। हमारे देश में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर लगते हैं जो कि आम जनता को, क्या अच्छे लोगों को भी नहीं पता जी। तो इन सभी अप्रत्यक्ष कर को समाहित करके, इनको एक जगह समसाइज करके एक टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिसको कि हम जीएसटी का नाम दे सकते हैं। और ये एक अप्रत्यक्ष कर होगा जी। जो कर केंद्र लगाती है, कई तरह के अप्रत्यक्ष केंद्र लगाती है, सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, कई तरह के लगाती है। उसी तरह स्टेट भी कई तरह के कर लगाती है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑक्टोराई है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। उन सबको हटा करके एक सिंगल टैक्स लगाया जाएगा, जिसको कि हम जीएसटी का नाम दे रहे हैं जी। अच्छा सर, ये सिंगल टैक्स जो प्रोसीजर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इससे आम जनता और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स हैं, जिसके लिए इतना सारा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं इसको लाने के लिए? मेन बेनिफिट्स जनता और सरकार को क्या है इससे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल मेरे ख्याल से सभी के मन में होता है, मेरे मन में भी था जी। आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च, मुझे जो समझ में आया मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा। देखिए, जब हमारे पास कई तरह के अप्रत्यक्ष कर होते हैं तो वो हर एक राज्य में अलग अलग हो जाता है। कहीं पर राज्य में 19% लगता है, किसी राज्य में 17% लगता है, हर एक राज्य में अलग अलग है। इन सबको जब हम यूनिफाइड करेंगे तो पूरा भारत एक कॉमन बाजार हो जाएगा, सबसे पहली बात ये जी। और जब हम ऐसा करेंगे तो ट्रेड करना आसान होगा, लोगों को क्या हम टैक्स दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी होगी, पारदर्शिता आएगी। और जब ये पारदर्शिता आएगी तो डेफिनेटली जो भी रेट होगा वो कम हो जाएगा। आज के डेट में क्या हो रहा है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ टैक्सेस हो रहा है। हम एक ही चीज पे एक ही टाइप के टैक्स 2-3 बार दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, गुड्स की वैल्यू है ज्यादा हो रही है। और आज के डेट में हम लगभग 25 से 30% टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ठीक है। लेकिन जब हम इसका एक रेट तय कर देंगे कि हमें 18% देना है, आज के डेट में जो बातें चल रही है 18% हो सकता है, 20% होता है, इवन इट गोज अप टू 24% ऑल्सो। तो भी अगर 1% भी टैक्स कम होता है तो इससे आम जनता को फायदा है।
सरकार को किस तरीके से हाँ, फायदा है? दूसरा प्रश्न था आपका कि सरकार को किस तरह से फायदा है। जैसे ही जीएसटी लागू होगा, इससे क्या होगा कि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं ये 5 से 6% बढ़ जाएंगे। और जैसा डाटा बता रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 60 लाख करोड़ रुपए का जनरेशन रेवेन्यू का सरकार को ज़्यादा होगा। अभी हो रहा उससे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा होगा, यानी कि टैक्स भी कम हो जाएगा और सरकार को भी फायदा होगा। जी। टैक्स कम होने से सरकार को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही हम जीएसटी मॉड्यूल जोड़ेंगे, एक जीएसटी नेटवर्क बनाया जा रहा है और इसको आईटी के साथ जोड़ा जा रहा है। एनएसडीएल एक साइट होगी जिससे जुड़ा रहेगा, जिससे कि हमारे जो नंबर ऑफ एसएससीज हैं दैट विल सडनली राइज बाय 5 to 6 टाइम्स। ओके। एंड एज इट विल राइज तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और एक आम जनता जो आज भी टैक्स पे कर रही है उनका भी टैक्स कम हो जाएगा। जी। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे दिमाग में उठती है कि ये जीएसटी, आई एम श्योर कई सारे कंट्रीज़ में जितना मैंने पढ़ा है जीएसटी पहले से लागू हैं और हमारे देश में थोड़ा लेट से है। थोड़ा सा और अगर आप इसको हम इतिहास की तरफ लेके जाएं कि क्या इतिहास है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब हुई, तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स भी है, लोगों के लिए करंट अफेयर्स है, एग्जाम्स में सवाल आते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर ग्रुप डिस्कशंस के अंदर ये पॉइंट रखा जाता है। तो थोड़ा इतिहास से भी अगर आप इसकी जानकारी शेयर कर पाएँ। जहाँ तक सवाल है कि कितने देशों में ये लागू है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 160 देश हैं जिसमें कि आज के डेट में जीएसटी चल रहा है। जी। हमारे देशवासियों ने भले ही 6 महीने पहले या साल भर पहले ये टर्म सुना होगा, जी। लेकिन हमारे देश में भी ये लगभग 16 साल पहले से है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय इसकी जो फाउंडेशन है उस वक्त रखा गया था। उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसमें कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उनको उसमें शामिल किया गया था और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा। फिर 2003 में फिर एक कमेटी बनाई गई, फिर 2006 में माननीय हमारे वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था और उसके बाद फिर फाइनली अब जा कर के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुकी है जी। और होप कि बहुत जल्दी ये लागू हो जाएगी। पर इसमें मैं जो सुर्खियों में देखता हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का इंटरेस्ट बहुत कम था इसके प्रति। ये भी एक रीज़न मेरे मन में आता है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है? ये भी अगेन इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मतलब कि अप्रिशिएट करूँगा ये जो सवाल है जी। इसमें भी हमें थोड़ा इतिहास में जाके देखना पड़ेगा। 2000 आई थिंक इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी थ्रू इंटरनेट एंड ऑल दैट, बट शायद 2007 की बात थी जब सीएसटी एक कर लगता था। जी। ठीक है, और उस कर को इन अंतर्राज्यीय जो व्यापार होते थे उसमें एक कर लगाया जाता था और वो लगभग 4% हुआ करता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको घटा करके 2% कर दिया और कहा कि आपको इससे जो भी नुकसान होगा हम उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने की नहीं और 2010 में उसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट के मन में था कि यार जब जीएसटी जैसी चीज़ें आएंगी तो पता नहीं हमें कैसे पैसे मिलेंगे और जब हमारे पास नहीं आएगा तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो लायबिलिटीज़ है, हाउ वी विल डू दैट। तो ये सबसे बड़ा कारण था। और दूसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उस पर राज्य सरकार कर लगाती है और राज्यों का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो पेट्रोलियम उत्पादों से आता है। अगर आप पेट्रोलियम उत्पादों में भी जीएसटी लगाएंगे और जो स्टेट का जो 50% रेवेन्यू वहाँ से आता है अगर उसके पैसे भी उनको नहीं मिले तो फिर राज्य कैसे चलाएंगे, वो अपने कर्मचारियों को क्या देंगे, राज्य की आगे की डेवलपमेंट कैसे होगी, इस तरह की बातें थी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 5 साल, 3 से 5 साल की बात है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, कहीं पे 3 साल लिखते हैं, कहीं पे 5 साल लिखते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से जीएसटी का जो भी प्रॉब्लम्स होगी स्टेट गवर्नमेंट को उससे उसको फ्री रखा गया है। 5 साल एक अच्छा समय होता है जिससे कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। सेकेंडली लगभग 1100 करोड़ रुपए उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे हर एक स्टेट को, जिससे कि उनके अंदर जो भी राजस्व की कमी आएगी उसको भरपाई की जाएगी। और घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी जीएसटी होगा इसके 2 हिस्से होंगे, एक होगा सेंट्रल जीएसटी, एक होगा स्टेट जीएसटी। और जैसे ही हमारे टैक्स कटेंगे वो हम अलग अलग अकाउंट में आकर आएंगे जिससे कि स्टेट को किसी भी टाइप का कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। ओके, राइट, थैंक यू सर। कुछ हो सकता है श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं। आज का जो इंटरव्यू है ये
मेरे अनुमान से ये खास इंटरव्यू है, क्योंकि वो तमाम क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में उठते हैं, कई बार लोग हमसे भी, बीइंग ए टीचर, मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि सर ये जीएसटी क्या है, उतना डीप नॉलेज शायद हम भी शेयर नहीं कर पाते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं एक्स सर्विसमैन नेवी से, नेवी इन एविएशन, आभाष सर। आप ज्ञान हमारे साथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके पास ज्ञान है हमको दे रहे हैं। सर, एक और चीज़ मेरे जहन में सवाल उठता है, जीएसटी आएगा लेकिन फंक्शन कैसे करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बारे में थोड़ा और अगर आप डीपली समझाएं तो युवा इस चीज़ को देख पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग बिजनेस का प्लान भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में कई सारे सवाल भी उठते हैं, जीएसटी को लेकर लोगों को डर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी पुराने पंजीकृत उपभोक्ता हैं जो कि अपना टिन नंबर वगैरह ले चुके हैं जी, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी साइट है आप वहाँ पर जा करके अपने पुराने नंबर पे काम कर सकते हैं। जी, जो नए उपभोक्ता होंगे उनको एक जीएस टिन नंबर दिया जाएगा और आपको सिर्फ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और विद इन 3 days यू विल गेट दैट जीएसटीएन। जी, ठीक है, और जैसे ही आपको मिल जाएगा, वेरिफिकेशन वगैरह की रिस्क हुए की प्रोसेसिंग वगैरह बाद में चलती रहेगी, लेकिन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ओके। और एक जीएसटी नेटवर्क होगा, ठीक है, उसके लिए आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है और उस पर काफ़ी सारा काम चल रहा है। ये सारा चीज़ जब कोलाबोरेट होगा तो किसी को कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो भी जीएसटी कटेगा आपको स्टेट का जीएसटी स्टेट में जमा करवा देना, जो सेंट्रल का जीएसटी सेंट्रल में जमा करवा देना जी। और रही बात किसी भी टाइप की कोई समस्या की, तो उसके लिए असेसमेंट वगैरह भी होंगे जो कि जीएसटी से जुड़े अधिकारीगण वगैरह करेंगे, जिससे कि कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। जी। अच्छा सर, ये जो जीएसटी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, लोगों ने दिलचस्पी बढ़ाई है, चर्चा में इसकी दिलचस्पी बढ़ाई है। मेरे दिमाग में और कई सारे सवाल बैठते हैं कि आखिरकार जीएसटी लगाया है, कई सारे टैक्सेस को बचाने की लगाया है, लेकिन फिर भी दिमाग में वो पिक्चर नहीं मेरा कि किस किस प्रकार के टैक्सेस से बेनिफिट मिलने वाला है अपने को। ऐसे किस किस प्रकार के टैक्स जीएसटी आने के बाद साइड में चले जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूँगा कि जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस लगते हैं जी, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, जैसे कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये सेंट्रल के टैक्स लगते हैं, ये सारे हट जाएंगे। स्टेट लेवल पे सब्ज्यूमिंग ऑफ स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्टोराई, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग, इस तरह के जो टैक्सेस हैं ये सारे हट जाएंगे जी। और इन सब की जगह पे सिर्फ एक टैक्स लगेगा, जीएसटी। जी। और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल कि इसके पंजीकरण की क्या व्यवस्था है, कैसे इसका पंजीकरण किया जाए? थोड़ा एक बार वापस आप बताया था, लेकिन मैं उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। हाँ, मैं दोबारा इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे आपको पंजीकृत करना है वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। जो पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं है, वो पुरानी ही व्यवस्था के हिसाब से काम करते रहेंगे। और जो नए हैं, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, एनएसडीएल की साइट होगी या जीएसटी की कोई अलग से साइट होगी जो कि अभी तक फिजिबल नहीं हुआ है, बट कोलैबोरेशन इज मोस्ट प्रोबेबली विल बी डन विद एनएसडीएल। ओके। और आप जब उस साइट पे जाएंगे, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे और आपका एक जीएसटीआईएन करके एक नंबर मिलेगा जो 12 से 13 नंबर होंगे जी। और फिर उस बेसिस पे आपका टैक्स जमा होगा या आप उस बेसिस पे फंक्शन कर सकते हैं। थैंक यू आभास सर, आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि आज का जो ये इंटरव्यू सेशन रहा है जीएसटी के ऊपर, उदयपुर वासियों को 100% इससे संतुष्टि मिली होगी। एक और जाते जाते सवाल जीएसटी के ऊपर ही मेरे दिमाग में उठा। सरकार कहती कि जनता को फ़ायदा मिलेगा और सरकार ये भी कहती कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये थोड़ा दोनों साइड की बात की, जनता को फ़ायदा मिलेगा, टैक्स उनके पास कम हो जाएगा और सरकार भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। इसको आप थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, ऐसा सच में है या फिर इसके पीछे कोई और गणित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का बिल्कुल भी कहना जो भी वो कह रही है बिल्कुल सही है। देखिए, आज के रेट में मैंने जैसा पहले भी बताया कि 25 से 30% हम टैक्स दे रहे हैं। अब जीएसटी के आने से उसका एक स्लैब फिक्स होगा, चाहे वो 18% हो, 20% हो, 21% हो, व्हाटएवर। अभी 18% की बात हो रही है, हो सकता है वो बढ़ भी जाए, लेकिन इतना तय है कि आज के डेट में जो भी हम टैक्स भर रहे हैं उससे 2-4-5% डेफिनेटली वो कम होगा। आम जनता को फ़ायदा होगा। हम जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स होता है, एक ही चीज़ पे हम कभी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और टैक्स पे टैक्स देते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा ना? इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा लेकिन जनता को फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू होगी, सभी एक नेटवर्क में आ जाएंगे और हमारे जो नंबर ऑफ एसएससीज हैं
वो 2-4 गुना नहीं बल्कि 5 से 6 गुना बढ़ जाएंगे जी। और यही जो सबसे बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से राजस्व जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उनको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। ओके। इससे ब्लैक मनी वगैरह की जनरेशन भी कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे तो डेफिनेटली सेंटर और स्टेट दोनों का राजस्व में वृद्धि होगी। थैंक यू सर, आज आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। उदयपुर वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आभास सर ने टाइम दिया। और जीएसटी जैसे ही थोड़ा पेचीदा सा लगता था, मुझे ऐसा लगता था, स्टूडेंट्स भी जब हमारे साथ चर्चाएं करते तो कई बार उनको पता नहीं चलता ये क्या है, डीपली इतना नॉलेज नहीं होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे देश के ऊपर बात आती तो लोग सेना के लिए जो नारे लगाते हैं, मुझे लगता है कि टैक्स देना भी एक देशभक्ति का भाव है। मैं ऐसा मानता हूँ। और वो देशभक्ति के साथ जोड़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये पैसा हमारी सेना के पास भी जा रहा, हमारी डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट परचेज किए जा रहे हैं वहाँ लगाए जा रहे हैं। खैर, आपका जो नॉलेज रहा नेवी का वो भी आपने हमारे साथ साझा किया, प्लस जीएसटी के जैसे पेचीदा टॉपिक को आपने सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जाते जाते हम इस मंच के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व को उदयपुर वासियों के सामने रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके भी अपने श्रीमुख से इस कार्यक्रम के लिए, हमारे हेलो उदयपुर के उदयपुर न्यूज़ के चैनल के कार्यक्रम के लिए आपकी तरफ से कोई फीडबैक। हेलो उदयपुर जो आपने स्टार्ट किया है वेरी इनोवेटिव एंड हम जैसे आम आदमी को भी आप मौका देते हैं और जो बड़े दिग्गज हैं वो भी उनसे भी आप साझा करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हेलो उदयपुर कल को हेलो राजस्थान बने, हेलो भारत बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोग्राम, अमेजिंग इनिशिएटिव एंड रियली वेरी वेरी क्रिएटिव। माई लॉट्स ऑफ विशेज़ टू श्री मुकेश जनावा जी, my lots of wishes to hello Udaipur and thanks a lot for calling me. Thanks आभास सर। दोस्तों, आज आपके साथ और हमारे साथ मेहमान थे आभास सर, आभास नाथ सर। आप बेसिकली रांची से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन नेवी इन एविएशन से हैं। आपने नेवी और जीएसटी के ऊपर चर्चा की थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सर, एक बार मैं अपनी तरफ से और पूरे उदयपुर न्यूज़ चैनल और उदयपुर वासियों की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने कीमती समय दिया, क्योंकि ज़िंदगी में मेरे अनुसार मेरा एक फेवरेट कोटेशन है कि अगर कोई देता है कीमती वस्तु, कोई कीमती चीज़ देता है, वो है समय। क्योंकि आपने अपने जीवन का वो अभिन्न समय दिया है जो वापस लौट के नहीं आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को वापस देखना चाहें तो यूट्यूब पर हमारे द्वारा बनाए गए ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए उदयपुर न्यूज़ चैनल और सिर्फ देखिए मत, उसके ऊपर अपने फीडबैक, अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार से, आपके फीडबैक से ही इस कार्यक्रम को हम और बेहतरीन बना पाते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ। दिस इज मुकेश जन्मा। आप स्वस्थ रहिएगा, अपने आप को सतर्क रखिएगा। थैंक यू। देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ चैनल।